घटनासार की ये क्लास 10 है, ठीक है, क्लास 10 है। इससे पहले हमने इसी पीडीएफ में आपको क्लास 9 कंप्लीट कराई थी, ये 10 है। और इस क्लास के ख़त्म होने के साथ ही जो राष्ट्रीय घटनाएं जितनी भी हैं, जो राष्ट्रीय घटनाक्रम है जितने भी, वो सारे के सारे खत्म हो जाएंगे, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं कि भारतीय वायुसेना द्वारा भीष्म पोर्टेबल अस्पताल का सफल परीक्षण किया गया है। चलो ठीक है, इतनी सी बात। इसमें याद करने वाली पता है क्या है? सबसे पहले तो इसमें ये याद करो, ये कि जो भीष्म है इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो देखो, भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री। दोबारा से याद कर लो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जो भीष्म है, इस भीष्म की फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए, भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री, ठीक है। चलो ठीक है। अब ये कि भीष्म जो पोर्टेबल हॉस्पिटल है वो है क्या। तो देखो, पहली बात ये कि इसका जो सफल परीक्षण किया गया है वो किया गया है आगरा में, ठीक है। आगरा के मलपुरा ड्रॉपिंग जोन क्षेत्र में किया गया है। और इसमें अगर देखा जाए तो ये एक हॉस्पिटल है, और एक ऐसा हॉस्पिटल है कि इसको मूव किया जा सकता है। यानी एक जगह से हम लेके जाएंगे, किसी भी हेलीकॉप्टर या फिर प्लेन से लेके जाएंगे और दूसरे क्षेत्र में हम इसको उतार देंगे। यानी हॉस्पिटल ऐसा हो सकता है कि किसी क्षेत्र में अगर कोई आपदा जैसी स्थिति बनी है तो वहाँ से प्रॉब्लम ये हो जाती है कि वहाँ से हम मरीजों को हॉस्पिटल में नहीं ला सकते जल्दी जल्दी। अगर ऐसा हो जाए कि जिस क्षेत्र में आपदा आई है या फिर कोई युद्ध क्षेत्र है और वहीं पर अगर हम हॉस्पिटल पहुंचा दें तुरंत ही, तो कितना बेहतर रहेगा। तो ये ऐसा ही है कुछ। इसके तहत क्या है कि हॉस्पिटल को लेके जाएंगे जो 200 लोगों को इलाज प्रोवाइड करा सकता है, ठीक है। ये जो हॉस्पिटल है, हम किसी क्षेत्र में अगर इसको लेके जाते हैं तो 200 लोगों को इलाज प्रोवाइड करा सकता है। ये 720 केजी का है ये हॉस्पिटल। और साथ ही इसका जो परीक्षण किया गया था वो AN-32 विमान के द्वारा जो है पैराशूट की मदद से इसको नीचे उतारा गया था, ठीक है। अब याद करने वाली क्या बात है, क्या चीज़ है इसमें? बस यही चीज़ है। पहली चीज़ ये कि भाई AN-32 विमान से इसको उतारा गया था, 720 केजी का है, 200 लोगों को इलाज कर सकता है, और 200 लोगों का इलाज कर सकता है। और साथ ही इसकी जो फुल फॉर्म है वो भी आपको याद रखनी है कि जो है भीष्म की फुल फॉर्म क्या है, भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री। इसका जो परीक्षण किया गया है वो आगरा में किया गया है, ठीक है, आगरा के मलपुरा क्षेत्र में। बस ये चीज़ें याद रखने वाली हैं। अब ये इसमें आगे कह रहा है कि ये जो हॉस्पिटल है उसके अंदर 36 विभिन्न प्रकार के क्यूब बॉक्सेस हैं, उनमें विभिन्न प्रकार के इक्विपमेंट हैं, चाहे एक्सरे हुए, खून की जांच करने के लिए ऑपरेशन थिएटर, वेंटिलेटर, ये सब मशीनें उसमें मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये कुछ है, तो इतनी चीज़ आपको याद करने के लिए है। चलो आगे आ जाते हैं। अगला है कि वनाग्नि रोकने के लिए, वनाग्नि मतलब वन में लगने वाली जो अग्नि होती है उसको रोकने के लिए उत्तराखंड का पिरूल लाओ पैसे पाओ अभियान शुरू किया गया है। चलो पहली बात क्या याद रखनी है कि पिरूल लाओ पैसे पाओ अभियान क्या है, किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया। तो ये उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया, ठीक है। एक बात ये याद रखनी है, 8 मई 2024 को ये शुरू किया गया था। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुरू किया था। राज्य भर में वनाग्नि की स्थिति को ध्यान में रखते हुए पिरूल लाओ और पैसे पाओ अभियान, ठीक है। इसके तहत क्या है भाई, देखो ऐसा होता है कि पिरूल क्या होता है पहले ये समझ लो। तो जो चीड़ होता है ना, चीड़ वृक्ष होता है, उसकी पत्तियां जो होती हैं वो होती हैं पिरूल, ठीक है। अब जो पिरूल होता है ये क्या है कि ये पत्तियां आग को बहुत जल्दी पकड़ती हैं। यानी किसी भी वन क्षेत्र में अगर आग लग रही है तो ऐसी बहुत बड़ी संभावना रहती है कि वहाँ पर चीड़ के वृक्ष हों, और चीड़ की जो पत्तियां होती हैं वो आग को बहुत जल्दी पकड़ लेती हैं, बहुत जल्दी जल जाती हैं और बहुत जल्दी फैलती भी है वो आग, ठीक है। तो और दूसरी बात ये कि पिरूल बड़ी मात्रा में भी पाई जाती हैं। तो उत्तराखंड की राज्य सरकार ने वनाग्नि को रोकने के लिए क्या किया कि भाई अगर वो पिरूल ही खत्म हो जाए तो आग को कंट्रोल किया जा सकता है। मान के चलो कुछ क्षेत्र में पिरूल नहीं है, अगर आग लग भी गई तो आगे नहीं बढ़ेगी कि पिरूल नहीं होगी तो, ठीक है। कई बार ऐसा होता है बीच में गैप होता है तो पेड़ों के बीच में नहीं पहुंच पाती आग दूसरे पेड़ों तक, लेकिन पिरूल पहुंचा देती है। इसलिए अगर पिरूल को खत्म कर दिया जाए तो आग को कंट्रोल किया जा सकता है। इसलिए इन्होंने क्या किया, पिरूल लाओ पैसे पाओ अभियान के तहत 50 रुपये पर केजी के हिसाब से पिरूल खरीदेंगे। यानी कि आसपास के वनवासी या फिर आसपास के जो क्षेत्र ग्रामीण लोग हैं वो चाहें तो इसको एक रोजगार का माध्यम भी बना सकते हैं। वो वहाँ से पिरूल वगैरह इकट्ठा करके और जाकर के अगर 4-5 किलो भी कर लिए तो उन्होंने 200-250 रुपये प्राप्त कर लेंगे वो, ठीक है। तो ये फायदा है उनके लिए। अगर उनको काम ही करने जाना है तो पिरूल इकट्ठा करके दे दें, उनको पैसे भी मिल जाएंगे और साथ ही एक बड़ा इन्वायरमेंट को संरक्षित करने के लिए एक बड़ा कदम भी होगा, ठीक है। चलो ठीक है। अब आगे कह रहा है कि पिरूल का तात्पर्य पहाड़ों में पाए जाने वाले चीड़ के पेड़ की पत्तियों से है। हाँ बिल्कुल सही है, पिरूल की सूखी पत्तियां वनों की आग के लिए सबसे बड़ा कारण होती हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है। अगला कह रहा है कि इसकी उत्कृष्ट ज्वलन क्षमता के कारण उत्तरकाशी जिले के चकोरी धनारी गांव में पिरूल के उपयोग से बिजली उत्पादन के लिए 25 किलो वाट क्षमता का बिजली संयंत्र स्थापित किया गया है। चलो अब सवाल ये है कि ठीक है,
जो आसपास के ग्रामीण लोग हैं पिरूल लेके आएंगे, गवर्नमेंट को देंगे, और पिरूल देने के बाद में वो पैसे लेके चले जाएंगे। अब इस पिरूल का गवर्नमेंट क्या करेगी, तो उसके लिए ये किया गया है कि भाई उससे हम बिजली बनाएंगे, ठीक है। 25 किलोवाट क्षमता का जो है एक संयंत्र स्थापित किया गया है जो कि बिजली क्रिएट करेगा, ठीक। चलो आगे जनरेट करेगा, ठीक है। आगे आ जाते हैं। अगला है कि भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बन गया है। ऐसा हो सकता है कि पेपर में ये आए कि सौर ऊर्जा उत्पादक देशों को क्रम में लगाएं, ठीक है। इस प्रकार से भी आ सकता है, तो और साथ ही ऐसा भी आ सकता है कोई स्टेटमेंट आ जाए, ठीक है। तो भारत कौन सा है, पूरी दुनिया में भारत सौर ऊर्जा का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। देख लेते हैं। 8 मई 2024 को यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम स्थित अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा विश्लेषण एजेंसी एम्बर, किसने दिए, एम्बर ने वैश्विक विद्युत समीक्षा यानी कि ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 नामक रिपोर्ट जारी की है। चलो याद क्या होना चाहिए कि भाई एम्बर इंस्टीट्यूट है जो कि यूके बेस्ड है, ठीक है। इसने एक रिपोर्ट जारी की है ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024, ठीक है, ठीक है। अब रिपोर्ट के अनुसार भारत जो 2015 में वैश्विक स्तर पर सौर ऊर्जा उत्पादन में 9वें स्थान पर था, वर्ष 2023 में जापान को पीछे छोड़ते हुए विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बन गया है। चलो ठीक है, ये बात याद रखनी है, ठीक। आगे आगे कह रहा है कि जापान 110 बिलियन यूनिट की तुलना में भारत ने 2023 में 113 बिलियन यूनिट सौर ऊर्जा का उत्पादन किया है। अब देखो जो जापान को पीछे किया है, जापान ने किया था 110 बिलियन यूनिट, भारत ने 113 बिलियन यूनिट किया है, ठीक है। और जापान वो जो भारत है वो 2015 में 9वें स्थान पर था, वर्तमान में भारत तीसरे स्थान पर पहुंच गया है, ठीक है। चलो देख लो आगे कि वर्ष 2023 में वैश्विक बिजली उत्पादन में सौर ऊर्जा का योगदान 5.5% था वैश्विक स्तर पर, ठीक है। अगर विश्व का एवरेज निकाले तो 5.5% था। वैश्विक रुझान के अनुरूप भारत ने भी वर्ष 2023 में अपनी कुल बिजली उत्पादन का 5.8% सौर ऊर्जा से उत्पादन किया है, ठीक है। तो ये याद रखना है कि भारत ने जो सौर ऊर्जा से उत्पादन किया है बिजली का, कितना किया है, 5.8%, ठीक है। अब देखो 5वीं ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू रिपोर्ट 2024 में विश्व के 80 देशों को रैंकिंग प्रदान की गई है। चलो ठीक है, ये है पॉइंट, लेकिन जो याद करने वाला है वो ये है कि बिजली उत्पादन के मामले में जो पहले स्थान पर है वो कौन सा है, पहले स्थान पर है चीन, दूसरे पर है अमेरिका, ठीक है। देखा विकसित देश सबसे आगे, ये चीन हालांकि विकासशील बताता है अपने आप को, चीन पहले नंबर पर, अमेरिका दूसरे पर, और तीसरे पर है भारत। अब क्योंकि भारत ने जापान को पीछे किया है तो चौथे नंबर पर जापान है, ठीक है। अब आपको ये 4 का क्रम तो एटलीस्ट या 5 का क्रम याद रखिए। पहले पर चीन है, दूसरे पर अमेरिका है, तीसरे पर भारत, और भारत ने किसको पीछे किया है, भारत ने पीछे किया जापान को, तो चौथे पर जापान। तो चीन, अमेरिका, भारत और जापान, और 5वें पर है फिर जर्मनी, ठीक है। बस ये इतना आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। चलो आगे आते हैं। अगला कह रहा है कि महाराष्ट्र के पहले संविधान पार्क का उद्घाटन। अब देखो पुणे में महाराष्ट्र का पहला संविधान पार्क जो है का उद्घाटन किया गया है। अब पता है कई न्यूज़पेपर में, कई जगहों पर, कई और टेलीग्राम ग्रुप में भी ये न्यूज़ इस तरीके से आ रही थी कि मतलब भारत का पहला जो संविधान पार्क का उद्घाटन वो पुणे में किया गया, लेकिन ये ऐसा है नहीं असल में, ठीक है। वो भारत का पहला जयपुर में है। देखो 29 अप्रैल 2024 को महाराष्ट्र के पहले संविधान पार्क का उद्घाटन पुणे में किया गया। इस पार्क को भारतीय सेना और पुनीत बालन ग्रुप द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। चलो ठीक है, भारतीय सेना ने पुणे में जो है विकसित किया इसको, और पुनीत बालन ग्रुप, ये भी दिमाग में रखना। पार्क का उद्घाटन जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ दक्षिणी कमान लेफ्टिनेंट जनरल अजय कुमार सिंह ने किया। चलो ठीक है। अच्छा, ये यहाँ पर अजय कुमार सिंह, ये पता है इस पर क्यों निशान लगाया गया है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि महाराष्ट्र के जो पुणे में पार्क का उद्घाटन किया गया है, ऐसा हो सकता है उसमें ऑप्शंस दूसरे मिल जाए आपको, किसी मान के चलो नेता के ऑप्शन मिल जाए, किसी नेता का ऑप्शन मिल जाए, ठीक है, ऐसा हो सकता है। या फिर किसी मिनिस्टर मंत्री का ऑप्शन मिल जाए, ठीक है, किसी विपक्षी पार्टी का भी हो सकता है, किसी क्षेत्रीय पार्टी का भी हो सकता है नाम, ठीक है। तो इनका नाम हो सकता है, तो इसलिए जरूरी ये है कि आपको पता होना चाहिए कि ये जो लेफ्टिनेंट जनरल अजय कुमार सिंह ने किया है, बेशक नाम याद ना रहे आपको, लेकिन हल्का सा ये याद रखना चाहिए कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह या फिर शिवसेना अध्यक्ष, इनमें से किसी ने नहीं किया, ठीक है। ये हल्का सा दिमाग में रखना चाहिए। अगला है कि यह संविधान पार्क संविधान के संस्थापक नेताओं के लिए एक श्रद्धांजलि है। यह पार्क भारतीय संविधान के मूल्यों के प्रति एकता और प्रतिबद्धता का प्रतीक है, ठीक है। चलो ठीक है। आगे कह रहा है इस संविधान पार्क में भारतीय संसद की प्रतिकृति पर राज चिन्ह वाले 3 सिंहों की प्रतिकृति है, जिस पर संविधान की प्रति लगाई गई है। साथ ही इस परिसर में संविधान के नागरिकों के 11 कर्तव्यों की जानकारी दी गई है। यानी कि इसमें जो है ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है ये वाला, कि इस संविधान पार्क में जो है नागरिकों के 11 कर्तव्यों की जानकारी दी गई है, ठीक है। अगला कह रहा है कि ध्यातव्य है कि भारत का पहला संविधान पार्क जयपुर राजस्थान में है, जो कि जयपुर में स्थापित किया गया है, ठीक है, ये याद रखना। चलो ये तो आपको पता ही होगा कि जो संविधान लागू कब हुआ था और जो है इसको मतलब पूरी तरीके से बन के कब कंप्लीट हो गया था, ठीक है।
मतलब 26 नवंबर 1949 को भारत के द्वारा इसको अपनाया गया था संविधान को, और 26 जनवरी 1950 से ये लागू हो गया है। ठीक, ये सब चीज़ें आपको याद होंगी। अगली है, फिर अगला जो पॉइंट है वो देश में तेंदुआ गणना। ठीक है, देखो आपको पता है बाघ गणना पर प्रश्न आते हैं। ठीक है, हाथी की गणना से संबंधित भी प्रश्न आ जाते हैं, लेकिन हाथी की गणना की बजाय मतलब इंस्टीट्यूट पूछ लेते हैं और इन सब चीज़ों को पूछ लेते हैं, लेकिन गणना से संबंधित प्रश्न अभी तक नहीं देखा गया है। एक जगह पर आया था कहीं प्रश्न, वो दिमाग में नहीं है, लेकिन एक बार प्रश्न आ चुका है। लेकिन बाघ की गणना और जो है शेर, इनसे संबंधित जो है प्रश्न आते रहते हैं। तो तेंदुआ भी इसी वर्ग का प्राणी है। ठीक है, तो तेंदुआ को भी आपको याद रखना है, इसकी जो गणना हुई है वो आपको दिमाग में रखनी है। ठीक है, कि केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा 29 फरवरी 2024 को प्रस्तुत स्टेटस ऑफ लियोपार्ड्स इन इंडिया, ये जो रिपोर्ट आई है वो 2022 की रिपोर्ट है, लेकिन ये प्रकाशित की गई है अभी 2024 में। ठीक है, तो रिपोर्ट का नाम है स्टेटस ऑफ लियोपार्ड्स इन इंडिया 2022। शीर्षक वाली तेंदुआ गणना रिपोर्ट जो है जारी की गई है, और इसमें कह रहे हैं कि तेंदुओं की कुल जो संख्या है, 2022 की रिपोर्ट है ना, तो 2022 में जो तेंदुओं की संख्या थी वो 13,874 थी। कितनी थी? 13,874। ये हल्का सा जो है ये डाटा जो है याद कर लेना एक बार। ठीक है, 13,874 आंकलित की गई है। और उसमें जो अगला पॉइंट है कि इससे पहले 2018 में हुई थी तेंदुआ गणना। ठीक है, तो 2018 की तुलना में 2022 में 7.95% की वृद्धि देखी गई है, यानी कि लगभग 8% की वृद्धि देखी गई है। ठीक है, लगभग में 8 आ सकता है, तो ये भी याद रखना कि वृद्धि देखी गई है, ना कि घटोत्तरी देखी गई है। इस तरीके से पॉइंट डाल सकते हैं कि पिछले वर्षों की तुलना में तेंदुआ बहुत ही ज़्यादा जो है उसकी संख्या में कमी आई है। ठीक है, इस तरीके से पॉइंट डाल सकते हैं। तो छात्रों को लगता है कि हाँ भाई इन्वायरमेंट में ज़्यादा समस्या चल रही है, क्लाइमेट चेंज चल रहा है, बिल्कुल तेंदुओं की संख्या में भी कमी आ गई होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक, चलो आगे कह रहा है कि क्षेत्र की दृष्टि से तेंदुआ की सर्वाधिक संख्या 8,820 जो है मध्य भारत व पूर्वी घाट में है। चलो ठीक है, अब क्षेत्र की दृष्टि से आपको ये याद नहीं रखना संख्या, आपको ये याद रखना है कि सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो मध्य भारत और पूर्वी घाट में है। ठीक है, जबकि पश्चिमी घाट में यह इतने हैं। तो याद रखना पहले नंबर पर मध्य भारत और पूर्वी घाट है, दूसरे पर पश्चिमी घाट है, और तीसरे पर शिवालिक पहाड़ियाँ, और फिर उसके बाद में गंगा का मैदान, ये सब। ठीक है, और इसमें इसके अलावा जो है ये पॉइंट है सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक, ये वाला पॉइंट जिसमें कहा है कि राज्यों में 2022 में तेंदुओं की सर्वाधिक संख्या 3907 मध्य प्रदेश में पाई गई थी। तो आपको राज्य याद रखना है कि सबसे ज़्यादा जो तेंदुओं की संख्या है वो है मध्य प्रदेश में, दूसरे स्थान पर है महाराष्ट्र, तो उसके बाद में महाराष्ट्र। ठीक है, और तीसरे स्थान पर है कर्नाटक, तो इसके बाद में कर्नाटक, और फिर है तमिलनाडु। तो ये जो क्रम है ये आपको याद रखना है कि तेंदुओं की सबसे ज़्यादा संख्या कहाँ है? मध्य प्रदेश में, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र में, तीसरे पर कर्नाटक और चौथा तमिलनाडु। ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है। ठीक है, और इसका टेस्ट होगा, इस तरह के प्रश्न आएंगे, याद रखिएगा। अगला कह रहा है कि उत्तर भारत के राज्यों में 2022 में, बस ये पॉइंट इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण है नहीं, तुमको वो जो मैंने बता दी वो पॉइंट याद रखने। ठीक है, चलो अगला है कि सेला सुरंग को इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर द्वारा भारत की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता मिली है। चलो ठीक है, सेला सुरंग को जो है इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर के द्वारा भारत की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता मिली है। ठीक, चलो अब देखो यहाँ पर ना, अब देखो ये सोचने वाली बात है कि इसको सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता दी गई है इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर के द्वारा। तो सबसे ऊंची की अगर मान्यता दी गई है तो जाहिर है हमें पता होना चाहिए कि कितनी ऊंची है। तो याद रखना कि जो सेला सुरंग है वो समुद्र स्थल से 1300 फीट से भी अधिक ऊंचाई पर बनाई गई है, और अगर हम मीटर में देखें 3000 मीटर बताई जाती है। ठीक है, तो चाहे तो 3000 मीटर लगभग आ जाए या 1300 फीट लगभग आ जाए, अगर ऊंचाई बताई जा रही है तो आप उसी ऑप्शन को चुनेंगे जिसमें 1300 फीट होगी या फिर 3000 मीटर होगी। ठीक है, दोनों नहीं आएंगे, याद रखिएगा। ठीक है, विकिपीडिया का डाटा है और भी एक दो जगहों का डाटा है। ठीक है, तो एकदम देख लिया, इसको वेरीफाई कर लिया। ठीक है, जिसकी लागत 825 करोड़ है। लागत बेशक याद ना रही, लेकिन इसकी ऊंचाई याद रखनी है, क्योंकि ऊंचाई को लेकर ही इसको जो है अवार्ड दिया गया है। ठीक, अब देख लो यहाँ कि दुनिया की सबसे लंबी 2 लेन सुरंग, अब देखो डुअल लेन सुरंग है ये, यानी कि इसमें 2 लेन हैं, और ये दुनिया की सबसे लंबी है। अब देखो दूसरी बात क्या है? पहली बात कि सबसे ऊंची, और दूसरी बात भारत की सबसे ऊंची, दूसरी बात दुनिया की सबसे लंबी भी है। अब दुनिया की सबसे लंबी अगर सुरंग है तो इसकी लंबाई भी पता होनी चाहिए। तो देखो एक सुरंग की लंबाई है 1595 मीटर, वहीं दूसरी की है 1003 मीटर। ठीक है, साथ ही 8.6 किलोमीटर पहुंच और संपर्क सड़कें हैं। चलो ठीक है, तो ये दोनों लंबाइयाँ याद रखनी है आपको, 1003 और 1595 मीटर की। ठीक है, और यही चीज़ इसमें से आपको याद रखनी है। और एक हल्का सा पॉइंट ये रखना, दिमाग में रखना चाहते हो तो कि 3000 कारों और 2000 ट्रकों की गुजरने की क्षमता है। बस इतनी चीज़ याद रखनी है। एक ये और देख लो कि इंजीनियरिंग के चमत्कार के रूप में वर्णित सेला सुरंग अरुणाचल प्रदेश में बालीपारा चारिद
आर तवांग यानी BCT ये रोड है, सड़क पर सेला दर्रे के माध्यम से तवांग तक सभी मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। नई ऑस्ट्रेलियाई सुरंग बनाने की विधि को अपनाते हुए इसे में शीर्ष स्तरीय सुरक्षा सुविधाएं शामिल की गई हैं। इसमें ना आपको इस तरीके से भी प्रश्न आ सकता है कि ये ना असम के जो असम है, असम का एक जिला है गुवाहाटी, क्या है गुवाहाटी, तो असम का जो जिला है ना गुवाहाटी, उसको अरुणाचल का जिला है, एक अरुणाचल का जिला है, क्या नाम है उसका, उसका नाम है तवांग, ठीक है। तो इस तरीके से भी आ सकता है कि ये अरुणाचल के तवांग को असम के गुवाहाटी से जोड़ती है, या ऐसे भी आ सकता है कि अरुणाचल को असम से जोड़ती है, ऐसे भी आ सकता है कि तवांग को गुवाहाटी से जोड़ती है। तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है, ठीक है। चलो अब क्या इसमें से याद करना है, चलो ये चीज़ और देख लेना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 मार्च 2024 को अरुणाचल प्रदेश की अपनी यात्रा के दौरान रणनीतिक महत्व की सीला सुरंग परियोजना का उद्घाटन किया था। तो देखो सीला सुरंग है, देखा जाए रक्षा से संबंधित है, तो ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा इसका उद्घाटन नहीं किया गया है। इसका जो उद्घाटन है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है, एक ये याद रखना है, और मार्च 2024 में किया गया है, ये भी दिमाग में रखना है, ठीक है। चलो इतनी बात होगी कंप्लीट। अब आ जाते हैं आगे। आगे कह रहे हैं कि उपग्रह इनसैट 3DS, इनसैट 3DS का सफल प्रक्षेपण किया है। चलो ठीक है, इसमें क्या ये किस लिए, तो देखो मौसम की निगरानी के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो की तीसरी पीढ़ी का उपग्रह इनसैट 3DS, इनसैट ये देखो 3DS सफलतापूर्वक अपनी कक्षा में स्थापित किया गया है। चलो ठीक, अब इनसैट 3DS का जो है सफल प्रक्षेपण किया गया है। तो सवाल ये बनता है कि इसको किस व्हीकल से प्रक्षेपण किया गया है इसका, तो उसका है व्हीकल का नाम है GSLV F14, क्या है इसका नाम, GSLV F14 से जो है इसको इसका प्रक्षेपण किया गया है और श्रीहरिकोटा से किया गया है, ठीक है। चलो ठीक है, इतनी सी बात। अब इसमें एस सोमनाथ जो कि इसरो के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि इसरो प्रमुख एस सोमनाथ के अनुसार मैच्योर बॉय GSLV पृथ्वी की सतह, महासागरों की निगरानी, पर्यावरण, मौसम से जुड़ी गतिविधियों पर नजर रखेगा। अब सवाल यहाँ है कि मैच्योर बॉय क्यों आया है, ठीक है। ये याद करने के लिए बस इतना रखना कि लगभग फरवरी के अप्रॉक्स हुआ है, बहुत ज़्यादा इसकी डेट पर दिमाग मारना, ठीक है। लेकिन ये देखो ये कह रहे हैं कि मैच्योर बॉय GSLV, तो मैच्योर बॉय थोड़ा सा दिमाग में आता है कि ये मैच्योर बॉय असल में है क्या। तो देखो आपको पता है GSLV के बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए, जैसे कि GSLV कहाँ बताया जाए, चलो यहाँ बता देते हैं आपको, यहाँ GSLV, ठीक है। GSLV लॉन्च कब हुआ, तो लॉन्च हुआ 2001 में, इसकी लगातार क्षमताओं पर काम किया जा रहा है, लेकिन ये लॉन्च हुआ है 2001 में, ठीक है। चलो एक और है हमारे पास व्हीकल, उसका नाम है PSLV, ठीक है, PSLV, ये लॉन्च कब हुआ, तो ये हुआ 1993 में, ठीक है, 1993 में, ठीक। अब देखो ये जो है मतलब मैच्योर बॉय क्यों कह रहे हैं GSLV को, वो बताने वाले हैं हम आपको, ठीक है। अब जब ये जो PSLV है इसकी सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा थी, इसकी जो सक्सेस रेट है वो सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा थी, यानी कि लगभग 38 या 39 लगभग जहाँ तक मुझे पता है एकदम एग्जैक्ट याद नहीं है, 38 या 39 हमने लॉन्च किए थे सैटेलाइट और अभियान भेजे थे सैटेलाइट लॉन्च करने के अभियान, उनमें से एक भी फेल नहीं हुआ था, 38 या 39 में पर जाकर के एक फेल हुआ था, ठीक है। तो ये इतनी अच्छी इसकी सक्सेस रेट है। अभी 4-5 फेल हुए होंगे, उससे ज़्यादा नहीं फेल हुए हैं, ठीक है, अभी तक जितने हुए, और 4-5 भी नहीं, 3 या 4 होंगे बस, ठीक है। लेकिन GSLV को लेके आए हम 2001 में, यूज ज़्यादा शुरू में किया नहीं गया था, लेकिन हम इसको लेकर के ना हम थोड़े से शंका में थे कि ये किस तरीके से सक्सेस रेट रहेगी इसकी, किस तरीके से, ठीक है, ये थोड़ा सा था। तो जब हम इसको लेकर के शंका में थे, एक अनिश्चितता बनी हुई थी, तब हम इसको एक नॉटी बॉय कहा जाता था। क्या कहा जाता है इसको नॉटी बॉय कहा जाता था कि भाई पता नहीं कब ये मतलब जो हमने जो लॉन्च किया है वो कब फेल हो जाए, ये कुछ क्लियर नहीं है, इसलिए इसको क्या कहा जाता था, इसको नॉटी बॉय कहा जाता था GSLV को। लेकिन इसने मल्टीपल टाइम उसके बाद में कई ऐसे अभियान हैं जिनको इसने अंजाम पहुंचाया है, और इससे ना चंद्रयान मिशन हुआ और मंगलयान हुआ, तो इससे ना इस पर थोड़ा सा ट्रस्ट बनेगा, थोड़ा सा नहीं काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट हुआ। तो जब इस पर ट्रस्ट हुआ तब इसको जो है जो हमारे अध्यक्ष हैं इसरो के सोमनाथ, उन्होंने कहा कि जो ये मैच्योर बॉय बन गया है, ये नॉटी बॉय की जगह अब क्या बन गया है, मैच्योर बॉय बन गया है, इसलिए यहाँ पर इन्होंने जो है मैच्योर बॉय का यूज किया है। ये बात दिमाग में रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है कि GSLV 14 की यह 17वीं उड़ान थी, तो 17वीं उड़ान थी, लगातार सक्सेस हुआ है, तो इसलिए थोड़ा सा मैच्योर तो हो ही जाएगा। इस साल इसरो का यह दूसरा सफल मिशन है। 1 जनवरी 2024 को PSLV C58 से एक्सपोसैट लॉन्च हुआ था। एक्सपोसैट का मतलब क्या हुआ,
एक्सपोसेट का मतलब ये हुआ कि खगोलीय जो पिंड होते हैं, मतलब हम बाहर कोई अपना अभियान भेजें, इसमें ये नहीं कि हमने कोई लॉन्च किया और सैटेलाइट फिर मॉनिटर करेगा, ऐसा कुछ नहीं। इसमें क्या है एक्सपोसेट में कि छोड़ देते हैं, ये बाहर जाते हैं और ये मॉनिटर करते हैं बाहर की चीज़ों को। खगोलीय सोर्स होते हैं, बहुत सारे पिंड हैं, या फिर कोई मान के चलो उल्का पिंड है, निकल के जा रहा है, अर्थ के पास से जा रहा है या बाहर से जा रहा है, और इस तरह के ऑब्जर्वेशन की अगर हम कुछ कहते हैं तो वो एक्सपोसेट होते हैं। ठीक है, ये दिमाग में रखना, बाहर के अध्ययन को करते हैं। ठीक, आगे देख लो। इनसैट 3DS उपग्रह 2274 किलो वजनी है, इसका कार्यकाल 10 वर्ष है। इससे पूर्व 2016 में इनसैट 3DR और 2013 में इनसैट 3D का सफल परीक्षण किया गया था। चलो ठीक है। प्रक्षेपण वाहन GSLV F-14 की लंबाई 51.7 मीटर है, ये याद रखना। ठीक है, ये जो है आपको याद रखना है कि जो GSLV F-14 है उसकी लंबाई कितनी है, 51.7 मीटर है। प्रक्षेपण के 18 मिनट बाद ही GSLV F-14 ने उपग्रह को जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में स्थापित कर दिया था, यानी GTO ऑर्बिट में ट्रांसफर कर दिया था, स्थापित कर दिया था। एक कक्षा पृथ्वी से 35,786 किलोमीटर ऊपर स्थित है। ये भी आपको रखना है कि GTO जो कक्षा है वो 786 किलोमीटर ऊपर स्थित है। ठीक है। अगला है कि मराठाओं के 12 किले यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची के लिए नामांकित किए गए। चलो, ये जो न्यूज़ है इसमें से आपको याद रखना है कि जो मराठाओं के 12 किले हैं उनको विश्व धरोहर सूची में यूनेस्को ने जो है शामिल करने के लिए सूची नामांकित किया है। ठीक है। अब इससे क्या है कि इस नामांकन के 12 घटक महाराष्ट्र में है, सलहेर, शिवनेरी, लोहागढ़, खंडेरी, रायगढ़, राजगढ़, प्रतापगढ़, स्वर्णदुर्ग, पन्नाहला, विजयदुर्ग और सिंधुदुर्ग, तथा तमिलनाडु में है जिंजी किला। देखो, जो 12 नामित किए गए उनमें से 11 तो महाराष्ट्र में है, लेकिन जो जिंजी किला है ये तमिलनाडु में है। अब ये है पॉइंट याद करने वाला, समझ में आ रहा है? क्योंकि इस तरीके से आ सकता है कि जिंजी किला जो हाल ही में नामित किया गया है वो महाराष्ट्र में है, ऐसा कोई पॉइंट दिया जा सकता है। तो आपको जिंजी किला याद रखना है कि ये तमिलनाडु में है और ये मराठाओं का किला है। ठीक है, देख लेते हैं आगे देखते हैं। तो इसमें से कुछ ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें नहीं मिलती हैं। यहाँ मंत्रालय के अनुसार 12 किले का नामांकन सांस्कृतिक संपत्ति की श्रेणी में किया गया है। वर्तमान में भारत में 42 विश्व धरोहर स्थल हैं, जिनमें से 34 सांस्कृतिक स्थल हैं, 7 प्राकृतिक स्थल हैं और 1 मिश्रित स्थल है। ठीक है, कंचनजंगा है जो वही है। ठीक है, 1 मिश्रित स्थल है, ये दिमाग में रखना है। तो बस ये चीज़ याद करने वाली है, बहुत ज़्यादा है नहीं इसमें। आगे आ जाते हैं। अगला है कि फारसी भाषा को नई शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। ठीक है, मैं जो बताते जा रहा हूँ इतनी ही चीज़ें आपको याद करनी है, इसमें से महत्वपूर्ण चीज़ें यही हैं। ठीक है, और अगर आप इनको सही ढंग से याद कर ले तो उसके बाद अगर आप एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते तो पढ़ लो, लेकिन अभी जितना मैं बता रहा हूँ वही महत्वपूर्ण है। ठीक, अगला है कि जो फारसी भाषा को जो है शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जाएगा। ठीक, ये बात कही गई है जो है विदेश मंत्री के द्वारा। देखो तो सिर्फ फारसी भाषा नहीं, इसमें प्राकृत और पाली को भी जोड़ा जाएगा। ठीक है, एक बार पढ़ लेते हैं। 15 जनवरी 2024 को तेहरान, जो कि ईरान की राजधानी है, में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि नई शिक्षा नीति 2020 के तहत फारसी भाषा को 9 शास्त्रीय भाषाओं में एक के रूप में शामिल किया जाएगा। ठीक है, एक तो बात ये आ गई। अब देख लो आगे कह रहे हैं कि फारसी भाषा के बारे में दिमाग में रखना। फारसी भाषा जो है एक इंडो यूरोपीय भाषा परिवार में से है। ठीक है, यह मुख्य रूप से ईरान में रहने वाले फारसी लोगों द्वारा बोली जाती है। फारसी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने का उद्देश्य भारत और ईरान के बीच सांस्कृतिक संबंधों को गहरा करना है। चलो ठीक है, ये बात। अब भारत और शास्त्रीय भाषाएं होती क्या हैं वो थोड़ा सा देख लो कि जिनका कम से कम 1500 से 2000 वर्ष पुराना इतिहास हो और इसका उपयोगी साहित्य ग्रंथों में मिलता हो तो उसे क्या दिया जाएगा, उसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जाएगा। ठीक है, आगे कहा है कि संविधान की अनुसूची 8 में 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। ठीक, अनुसूची 8 में पता है आपको 22 भाषाएं हैं लगभग, उनमें से 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। उनमें से भी कई बार ऐसा आता है कि सबसे पहले शास्त्रीय भाषा का दर्जा किस भाषा को दिया गया, तो लोग संस्कृत लगा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वर्ष 2004 में तमिल भाषा को सबसे पहले भारत में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था, ये याद रखना। ठीक है, लोग कभी संस्कृत लगा देते हैं, कभी तेलुगु लगा देते हैं, लेकिन है क्या असल में, है तमिल है। ठीक है, ये याद रखना। बाद में 2005 में संस्कृत भाषा को, 2008 में कन्नड़ को, तेलुगु भाषा को, 2013 में मलयालम को और 2014 में उड़िया भाषा को जो है शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। यानी वर्तमान में देखा जाए तो 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं, लेकिन इन 6 से अब होने वाली हैं 9 शास्त्रीय भाषाएं। 3 शास्त्रीय भाषाएं भी और जोड़ी जा रही हैं। याद रखना, शास्त्रीय भाषाओं पर न केवल यूपीपीसीएस में, न केवल यूपीपीएससी आरओ में, बल्कि यूपीएससी में भी प्रश्न एक बार नहीं मल्टीपल टाइम आए। तो अगर इसमें कुछ चेंज हुआ है कि भाई 6 शास्त्रीय भाषाएं थीं और उसकी बजाय 9 करी जा रही हैं, यानी 3 भाषाओं को और जोड़ा जा रहा है,
जाहिर सी बात है कि इस बार के एग्जाम के लिए, चाहे वो समीक्षा अधिकारी का पेपर हो या फिर वो पीसीएस का पेपर हो, दोनों ही पेपर के लिए ये जो प्रश्न है वो काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है। ठीक है, तो देख लो एक बार कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार इन शास्त्रीय भाषाओं के अलावा पाली, फारसी और प्राकृत, इन 3 भाषाओं को और जोड़ा जाएगा। ठीक है, ये दिमाग में रखना है। फिलहाल में 6 हैं और उन 6 में भी आपको पता है सबसे पहले तमिल को दिया गया था, उसके बाद संस्कृत को। ठीक है, उसके बाद कन्नड़, तेलुगु और उसके बाद मलयालम और फिर उड़िया। ये मलयालम जो है वो केरल में बोली जाने वाली भाषा है, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो ये फैक्ट आपको दिमाग में रखने, बस इतने याद रखने हैं, इससे ज़्यादा नहीं। अगला है कि बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्घाटन किया गया है। तो बोइंग के बारे में आपको पता है, ये एक यूएस की कंपनी है। ठीक है, यूएस बेस्ड कंपनी है और बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर में हवाई जहाज़ों का निर्माण होगा और उससे संबंधित ट्रेनिंग दी जाएगी। यूएस की कंपनी है, हवाई जहाज, क्राफ्ट वगैरह ये सब बनाती है। इसका भारत में, इसका जो है भारत में एक सेंटर स्थापित किया जा रहा है। कहाँ पर किया जा रहा है? वो किया जा रहा है बेंगलुरु में। कहाँ पर? बेंगलुरु में। ठीक है, इस तरीके से एक तो ये शहर का नाम याद रखना है। दूसरी चीज़ क्या याद रखनी है? दूसरी चीज़ ये याद रखनी है कि अगर इसका सेंटर जो है बेंगलोर में अगर उद्घाटन किया गया है इसका, तो उद्घाटन किसने किया है? ये रक्षा से संबंधित है, फिर से कह रहा हूँ रक्षा से संबंधित है, तो रक्षा मंत्री ने नहीं किया है, ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है, ये याद रखना। ठीक है, अच्छा ठीक है। अब ये 43 एकड़ में फैला है, 1600 करोड़ रुपए की लागत है, ये ठीक है, पॉइंट ठीक है, मतलब देख लेना हल्का सा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है नहीं। अब ये कि 6000 इंजीनियरों को रोजगार मिलेगा, ये भी पॉइंट हल्का सा देख लेना। अब ये है पॉइंट कि कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने बोइंग सुकन्या कार्यक्रम की भी शुरुआत की। अब सवाल ये आता है कि बोइंग सुकन्या कार्यक्रम किस काम में आएगा? तो देखो, इसके तहत क्या है कि महिलाओं को बढ़ावा दिया जाएगा स्टेम क्षेत्र में। स्टेम मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, ठीक है, और मैथमेटिक्स। इनमें जो है स्टेम का मतलब क्या होता है? STEM, यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स। इनमें जो है महिलाओं को बढ़ावा दिया जाएगा और कोई महिलाएं जो पायलट बनना चाहती हैं तो उनके लिए प्रशिक्षण, वजीफा, इन सब की जो है सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, तो युवा लड़कियों के लिए कार्यक्रम STEM जो कि स्टेम है, कैरियर में रुचि जागृत करने में मदद करने के लिए, साथ ही 150 नियोजित स्थानों पर स्टेम प्रयोगशालाएं बनाई जाएंगी। ठीक है, स्टेम प्रयोगशालाएं 150 नियोजित स्थानों पर बनाई जाएंगी, जहाँ पर महिलाएं जो है अपना जानकारी प्राप्त कर सकती हैं, नॉलेज ले सकती हैं और साथ ही उसमें अध्ययन कर सकती हैं और एक मतलब सीख सकती हैं। ठीक है, लर्निंग कर सकती हैं। बोइंग कंपनी एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी है, जैसा कि बताया गया है, जो दुनिया भर में हवाई जहाज, रोटरक्राफ्ट, उपग्रह और दूरसंचार उपग्रह, मिसाइलों की डिजाइन, निर्माण और बिक्री, ये सब करता है। ठीक, चलो आगे देखें। अगला है कि उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण। उच्च शिक्षा पर जो है अखिल भारतीय सर्वेक्षण किया गया। उस सर्वेक्षण को एक बार देख लो कि शिक्षा मंत्रालय ने 2021-22 के लिए उच्च शिक्षा पर नवीनतम अखिल भारतीय सर्वेक्षण यानी AISHE, इसका देखा जाए तो हम कहेंगे इसको ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन। ठीक है, ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन, तो जनवरी 2024 में जारी किया गया है, जिसमें भारत के सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को शामिल किया गया है। ठीक है, जनवरी 2024 में जो है सर्वेक्षण आया है, जिसमें भारत के सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को शामिल किया गया है। और ये देखो ऐसे AISHE ऑल इंडिया, ये सर्वे होगा। ठीक है, ये क्या होगा? सर्वे, और ये ऑन होगा, ऑन हायर एजुकेशन का आयोजन 2011 से प्रतिवर्ष किया जाता है। ठीक है, ये जो ऐसे है यानी कि जो हायर एजुकेशन पर जो सर्वे है वो 2011 से हर वर्ष किया जाता है। ठीक, चलो देख लो किस समय नामांकन में वृद्धि। एक ये पॉइंट, थोड़ा सा ये पॉइंट याद रखो दिमाग में, समय नामांकन में वृद्धि यानी उच्च शिक्षा में कुल नामांकन में 2021-22 में लगभग 4.33 करोड़ हो गया है, जो 2014-15 के बाद से 91 लाख से अधिक छात्रों की वृद्धि है। यह पिछले कुछ वर्षों में भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली के तेजी से विस्तार को उजागर करता है। इसका जो पॉइंट है, आपको जो फैक्ट है वो बेशक याद नहीं रखना है, लेकिन याद क्या रखना है? ये याद रखना है कि जो कुल नामांकन है ना, ये उनमें वृद्धि हुई है, ये याद रखना है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि सभी श्रेणियों में नामांकन में वृद्धि, ये भी पॉइंट याद रखना है। सभी श्रेणियों में मतलब अब आगे समझाते हैं कि 2014-15 से महिलाएं, SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक जैसी श्रेणियों में नामांकन में वृद्धि हुई है। उदाहरण के लिए महिला नामांकन 50 लाख से बढ़कर 207 करोड़ हो गया है। अब देखो यहीं रुको, ऐसा हो सकता है कि नामांकन को लेकर के ये कहा जाए महिलाओं को पिछले कई सालों से लगातार जो है गिरावट दर्ज की जा रही है, या SC की या ST की या OBC की लगातार, या अल्पसंख्यकों की लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है, तो ऐसा नहीं है। हायर एजुकेशन में सभी श्रेणियों में नामांकन में वृद्धि ही हुई है, ये याद रखना है पॉइंट। ठीक है, चलो अब आगे आ जाते हैं। बेशक पॉइंट आप फैक्ट याद ना रखो कितनी हुई है, ये नहीं, लेकिन थोड़ा कॉन्सेप्ट दिमाग में रहना चाहिए। ये है GER। ठीक है, GER अनुपात में बढ़ोतरी, GER अनुपात में जो है बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, तो सकल नामांकन अनुपात, ठीक है, यानी कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, ठीक है,
ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो में जो है वृद्धि हुई है, बढ़ोतरी हुई है, ठीक है, टोटल नामांकन में। या उच्च शिक्षा में नामांकित 18 से 23 आयु वर्ग का प्रतिशत है 2014-15 से 23.7% से बढ़कर 2021-22 में 28.4% हो गया। ये फैक्ट बेशक याद ना करो, मैं फिर से कह रहा हूँ, ये याद रखना है कि GER में वृद्धि हुई है, ठीक है। अगला है कि PhD नामांकन में वृद्धि, जी हाँ, ये भी याद रखना है कि PhD नामांकन में वृद्धि हुई है 2014-15 से PhD नामांकन में 81.2% से बढ़कर 2.1 लाख हो गया है, ठीक है। इसी अवधि में महिलाएं PhD नामांकन दोगुना हो गया है, जो शोध डिग्री में अधिक लैंगिक समानता को स्पष्ट करती हैं, ठीक है। चलो ठीक है। स्नातक उपाधियों की प्रमुखता, ये कह रहा है कि कुल नामांकन का लगभग 79% स्नातक कार्यक्रम में है, जबकि 12% स्नातकोत्तर यानी कि जो है पोस्ट ग्रेजुएशन है, और UG स्तर पर कला, विज्ञान और वाणिज्य शीर्ष विषय बने हुए। ये फैक्ट ज़्यादा बहुत महत्वपूर्ण है नहीं याद करने के लिए, याद करने के बस ये है कि स्नातक उपाधियों में भी वृद्धि हुई है और उनमें महिलाओं को भी बढ़ोतरी हुई है। यहाँ पर कहीं पर भी हमें नेगेटिव नहीं मिला है, ठीक है। तो इसके बारे में याद रखना कि ये पॉजिटिव है हायर एजुकेशन पर सर्वे जो आया है, ठीक। अधिक छात्र विज्ञान के बाद सामाजिक विज्ञान चुनते हैं, चलो ठीक है, और यह बहुत महत्वपूर्ण है नहीं इतना भी, ठीक है। ये इस तरह के प्रश्न नहीं आएंगे। STE नामांकन रुझान 2021-22 में इतने लाख नहीं, ये इतना महत्वपूर्ण है नहीं। बुनियादी ढांचे की उपलब्धता एकत्रित आंकड़ों के अनुसार उच्च शिक्षा संस्थान पुस्तकालय, नहीं, ये भी नहीं है। संस्थानों की संख्या, ये है पॉइंट इंपॉर्टेंट कि उच्च शिक्षा प्रणाली में 2021-22 में लगभग 16 लाख संकाय थे, जिनमें 57% पुरुष और 43% महिलाएं थी। 2014-15 के बाद से महिला संकाय का परसेंट 22% बढ़ गया है, जो लिंग संतुलन में सुधार का संकेत देता है। इसमें भी एग्जैक्ट फैक्ट नहीं पूछा जाएगा, इसमें भी आपको एग्जैक्ट फैक्ट इसका नहीं पूछा जाएगा, कुछ और, जैसे कि आप मान के स्किल के ऊपर अगर कोई रिपोर्ट आती है, ठीक है, या फिर मान के चलो आपका जो है पर कैपिटा इनकम पर कोई रिपोर्ट आती है, उसमें डायरेक्ट फैक्ट पूछा जाएगा, इसका फैक्ट नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको दिमाग में रखना है कि कहाँ बढ़ोतरी हो रही है और कहाँ घटोतरी हो रही है, ठीक। अगली जो न्यूज़ है वो कह रहा है कि मुंबई में ट्रांस हार्बर लिंक अटल सेतु का जो है उद्घाटन किया गया है। अब ये जो ट्रांस हार्बर लिंक है ना, ट्रांस हार्बर लिंक को ही अटल सेतु नाम दिया गया है, ठीक। देख लेते हैं कि 12 जनवरी 2024 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक यानी कि MTHL का उद्घाटन किया गया है। इसे आधिकारिक तौर पर अटल सेतु नावा सेवा सी लिंक के रूप में भी माना जाता है, जो देश में समुद्र पर बना सबसे बड़ा लंबा सेतु है। ये समुद्र पर बनने वाला देश का सबसे बड़ा लंबा सेतु है, ठीक है, सबसे लंबा पुल है। अब ये जो पुल है वो किसको जोड़ता है कि मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ता है। आपको पता है जैसे कि ये महाराष्ट्र है, ठीक है, मान के चलिए ये महाराष्ट्र है, ठीक है, ये तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये मान के चलो ये मुंबई है, तो यहाँ पर पानी है, ठीक है, यहाँ पर खाड़ी है, पानी है, और यहाँ इस क्षेत्र में है नवी मुंबई। अब इस मुंबई को इस नवी मुंबई से जोड़ने के लिए ये पुल बना है, यहाँ पानी है, याद रखिएगा, ठीक है। तो अगर आप मैप में देखना चाहें तो मैप में देख लीजिएगा अपने गूगल अर्थ में, आपको दिख जाएगा, समझ में आ जाएगा। और इससे पहले हमने क्लास ली थी, उसमें बताया भी था जब हम वन लाइनर बता रहे थे तब, ठीक है, मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ने के लिए। तो मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ने वाला यह हार्बर लिंक लगभग 22 किलोमीटर एक विशाल समुद्री पुल है। तो ये है याद करने वाला फैक्ट, ये जो 22 किलोमीटर है ये है फैक्ट याद करने वाला, ठीक है। अब इस प्रोजेक्ट का लक्ष्य सेवरी और चिरले के मध्य यात्रा में क्रांतिकारी बदलाव लाना है, जिससे यात्रा के समय में काफ़ी कमी आएगी, ठीक है। ये दोनों क्षेत्र हैं आसपास के, ठीक है, और ये सेवरी और चिरले ये दोनों पुल के इधर उधर के क्षेत्र हैं, ठीक है। अब अटल सेतु भारत का सबसे लंबा पुल होने के साथ साथ सबसे लंबा समुद्री पुल भी है, चलो ठीक है। यह लगभग 21.8 किलोमीटर, लगभग 22 किलोमीटर आ सकता है या 21.8 किलोमीटर आ सकता है लंबा तथा 6 लेन वाला है। ये भी याद करना है कि अटल सेतु लगभग 22 किलोमीटर है या 21.8 किलोमीटर है, 6 लेन वाला है, मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ता है, ठीक है, और इसको MTHL शॉर्ट नाम दिया गया है, जिसकी समुद्र के ऊपर कुल लंबाई लगभग 16.5 किलोमीटर है। समुद्र के ऊपर 16.5 किलोमीटर है, वहीं जमीन पर देखा जाए तो 5.5 किलोमीटर है, ठीक है। ये जमीन पर जो है, जमीन से समुद्र को जोड़ने के लिए जो होगी ना लिंक, ये वो है, ठीक। ये चीज़ आपको याद रखनी है। और इसके अलावा क्या याद रखना है, कुल लगभग इतने करोड़ रुपए खर्च आया, 18,000 करोड़ का खर्च आया, और इसका निर्माण जो 2018 में शुरू हुआ था, चलो ठीक है। और इसमें से जो महत्वपूर्ण है पॉइंट वो है ये कि यह हार्बर लिंक वाहनों को रोकने या धीमा करने की आवश्यकता के बिना टोल एकत्र करने की ओपन रोड टोलिंग पद्धति अपनाने वाली देश की पहली परियोजना बन गई है। और इसके अलावा ऑर्थोटॉपिक स्टील डेक की सुविधा दी गई है, नहीं इतना टेक्निकल नहीं पूछा जाएगा,
ये इससे पूर्व ये वाला देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है कि इससे पूर्व असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर डॉक्टर भूपेन हजारिका पुल का निर्माण किया गया था, जो कि भारत का सबसे लंबा पुल था। ठीक है, इससे पहले ब्रह्मपुत्र नदी पर जो डॉक्टर भूपेन हजारिका पुल बना था वो सबसे लंबा था, लेकिन अब ये बन गया और 6.5 रिक्टर स्केल का जो है ये तीव्रता का भूकंप भी झेल सकता है, इस तरह का इसका निर्माण किया गया है। चलो, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगला है स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 रिपोर्ट जारी की गई है। चलो, तो इसमें क्या है कि अगर हम देखें तो यहाँ से कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 11 जनवरी 2024 को स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 रिपोर्ट को जारी किया और इस रिपोर्ट में 4477 शहरों का जो है मूल्यांकन किया गया है। ठीक है, अब इनमें 61 कैंट भी हैं, 18 गंगा किनारे बसे शहर भी हैं। तो इसमें जो बताया है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में 1 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में जो मध्य प्रदेश का इंदौर सबसे लगातार 7वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना है। अब आप यहाँ से देखे चाहे ना देखें, यहाँ लिस्ट से देख सकते हैं आप। एक बार देखो, जिन शहरों की 1 लाख से ज़्यादा आबादी है, ठीक, उनमें शीर्ष 20 जो शहर हैं उनके नाम हैं। उनमें पहले नंबर पर है इंदौर, दूसरे पर है सूरत और तीसरे पर है नवी मुंबई। ठीक है, तो ये आपको क्रम जो है याद रखना ही रखना है, ये आपको क्रम याद रखना है, याद रखिएगा। ठीक, ये क्रम आपको दिमाग में रखना है। नवी मुंबई तीसरे नंबर पर है, सूरत दूसरे नंबर पर है और इंदौर पहले नंबर पर है। उसके बाद में अगर हम देखते हैं तो विशाखापट्टनम है और फिर भोपाल है। ठीक है, तो MPPCS के एग्जाम वालों के लिए ये तो बनते हैं इंपॉर्टेंट, लेकिन बहुत ज़्यादा बनते हैं क्योंकि इंदौर, सूरत, इंदौर है, भोपाल है। ठीक है, ये आ गए। ठीक है, आपको ये 3 तो याद रखने ही रखने, इंदौर, सूरत और नवी मुंबई। ठीक है, और अगर दिमाग में रख सकते हो तो विशाखापट्टनम और भोपाल भी दिमाग में रख लो। ठीक है, इतनी बात आई समझ में। आगे आ जाते हैं। अगला अगर हम आगे देखते हैं तो हो इसमें से एक आपको मिलेगा नोएडा। नोएडा 14वें नंबर पर है। ठीक है, नोएडा 14वें नंबर पर है, ये आपको दिमाग में रखना है। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश का जो है, इसके अलावा उत्तर प्रदेश का कोई भी शहर नहीं है, नोएडा है 14वें नंबर पर। ठीक, अब कि 1 लाख से कम जनसंख्या में अगर हम देखें तो पहले नंबर पर कौन है, तो पहले नंबर पर है सांसवड़ जो कि महाराष्ट्र में है। ठीक, दूसरे नंबर पर है पाटन जो कि छत्तीसगढ़ में है, और फिर है लोनावाला जो महाराष्ट्र में है, फिर है कराड़ महाराष्ट्र में और पंचगनी महाराष्ट्र में। ठीक है, तो इनमें से ना आपको पहला याद रखना है सांसवड़ और दूसरा याद रखना है पाटन। ये 2 अच्छे से याद कर लो, तीसरा भी लोनावाला भी याद कर लेना क्योंकि लोनावाला थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। तो इसमें से बस ये याद कर लेना कि अगर 1 लाख से कम में देखें तो सांसवड़, पाटन और लोनावाला। ठीक है, चलो ठीक है। और शीर्ष 10 सबसे स्वच्छ छावनी कैंट के बारे में कहा जाए तो महू कैंट जो है सबसे स्वच्छ छावनी है। ठीक है, देवलाली कैंट दूसरे पर है, अहमदाबाद कैंट तीसरे पर है। ठीक है, लेकिन आपको याद क्या रखना है कि महू सबसे ज़्यादा है, और अगर हम इसमें आगरा कैंट देखें तो उसका नाम है 8वें नंबर पर। ठीक है, ये आपको दिमाग में रखना ही रखना है। ये इसके बाद में आता है कि शीर्ष 10 सबसे स्वच्छ गंगा शहर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी तक हमने जितना देखा उनमें सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला कॉलम है कि शीर्ष 10 सबसे स्वच्छ गंगा शहरों की बात आए तो सबसे पहले नंबर पर है वाराणसी। क्या है, पहले नंबर पर है वाराणसी, याद रखिएगा। सबसे स्वच्छ गंगा शहर कौन सा है, वाराणसी। दूसरे पर है प्रयागराज, तीसरे पर है बिजनौर, फिर है हरिद्वार और फिर है कन्नौज। याद रखिए, 5 याद रखिए कम से कम। पहले पर वाराणसी, दूसरे पर प्रयागराज, तीसरे पर बिजनौर, तीसरे और चौथे पर हरिद्वार और 5वें पर कन्नौज। ठीक, वाराणसी, प्रयागराज, बिजनौर, हरिद्वार और कन्नौज। हरिद्वार चौथे नंबर पर है, इसको सबसे ज़्यादा मन समझ लेना। पहले पर वाराणसी है, दूसरे पर प्रयागराज। ठीक, बिजनौर, हरिद्वार, कन्नौज। ठीक, ये दिमाग में रखना है। अब राज्यों का और है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस पर स्टार लगाया हुआ है, इसको भी इंपॉर्टेंट है, ये भी समझ लो। देखो, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले शीर्ष 10 राज्यों की अगर बात आती है तो पहले नंबर पर है महाराष्ट्र, दूसरे पर है मध्य प्रदेश, तीसरे पर है छत्तीसगढ़, चौथे पर है उड़ीसा और 5वें पर है तेलंगाना। ठीक है, उत्तर प्रदेश को इसमें 9वां स्थान मिला है, ये भी याद रखना है। ठीक है, उत्तर प्रदेश को कौन सा स्वच्छ सर्वेक्षण में उत्तर प्रदेश के किस शहर को शामिल किया गया है 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले में, तो उसमें नोएडा है। ठीक, ठीक है। कैंट में किसको शामिल किया गया है, तो नोएडा किस नंबर पर है, देखो नोएडा एक बार अगर हम देखना चाहें तो नोएडा है आपका 14वें नंबर पर। ठीक है, नोएडा है आपका 14वें नंबर पर, और जो कैंट है वो कैंट है आगरा कैंट, जिसको 8वें नंबर पर रखा गया है। ठीक है, और अगर हम स्वच्छ 10 सबसे स्वच्छ गंगा शहरों में देखा जाए तो वाराणसी, प्रयागराज, बिजनौर, हरिद्वार, कन्नौज। ठीक है, ये 5 हैं, उनमें देखो वाराणसी उत्तर प्रदेश में है, ठीक, प्रयागराज उत्तर प्रदेश में, ठीक, और बिजनौर उत्तर प्रदेश में, ठीक, और इसमें कन्नौज भी उत्तर प्रदेश में, केवल हरिद्वार है जो उत्तराखंड में। ठीक, तो ये याद रखना। देखो सब दोबारा समझो कि स्वच्छ सर्वेक्षण के अनुसार 10 सबसे 5 हम अगर हम इस तरीके से कह सकते हैं कि 5 सबसे स्वच्छ शहरों में 4 शहर जो हैं
उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? जी हाँ, बिल्कुल सही है। क्या पांचों के पांचों है? नहीं, उनमें से हरिद्वार उत्तराखंड से। इस तरीके से स्टेटमेंट आ सकता है, याद रखना, ठीक है। अगर हम सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन में देखें तो पहले नंबर पर महाराष्ट्र, दूसरे पर मध्य प्रदेश, ठीक, तीसरे पर छत्तीसगढ़, फिर है उड़ीसा और फिर है तेलंगाना, ठीक है, इस तरीके से रखना। और स्वच्छ सर्वेक्षण में अगर उत्तर प्रदेश को देखा जाए तो उसमें किसको रखा गया है? उसमें रखा गया उत्तर प्रदेश को 9वें स्थान पर रखा गया है। ये पॉइंट आपको जो है याद रखना है, ठीक है। फिर है निम्न प्रदर्शन करने वाले राज्य, तो अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, ये ठीक है, देखना चाहो तो देख लेना, सबसे लास्ट वाला, बाकी ज़्यादा महत्वपूर्ण है नहीं, ठीक है। बस ये दिमाग में रखना कि अरुणाचल प्रदेश हो गया, मिजोरम हो गया, राजस्थान हो गया, नागालैंड हो गया, त्रिपुरा हो गया, ये ऐसे राज्य हैं जहां इन्होंने सबसे निम्न प्रदर्शन किया है, ठीक है, स्वच्छ सर्वेक्षण में। तो अगर सबसे निम्न प्रदर्शन किया है तो इनका नाम कहीं पर भी सबसे स्वच्छ प्रदर्शन करने वाले राज्यों में ना आ जाए, ठीक है। अगर मान के चलो आपको स्वच्छ, सबसे स्वच्छ मान के टॉप 10 पूछ लिए, मान के चलो टॉप 10 पूछ लिए कि शीर्ष 10 राज्य हैं जो सबसे ज़्यादा स्वच्छ सर्वेक्षण में इन्होंने योगदान दिया है या उन्होंने मतलब प्रगति की है, तो उनमें मान के चलो टॉप 10 तो आपको पता नहीं होगा, ठीक है, टॉप 10 तो पता नहीं होगा, आपको टॉप 5 पता होंगे। तो अगर आपको ये पता होगा ना कि सबसे निम्न प्रदर्शन करने वाले राज्य कौन से हैं, तो आप उसमें से एलिमिनेट कर पाएंगे, क्योंकि टॉप 10 में कोई ना कोई ये राज्य जरूर उन्होंने डाल दिया गया होगा, ताकि आपको ये भी याद रहे कि अच्छा, सबसे अच्छा प्रदर्शन ये कर रहे हैं तो सबसे बुरा प्रदर्शन ये कर रहे हैं। हो सकता है आपको राजस्थान का नाम मिल जाए या फिर हो सकता है आपको अरुणाचल प्रदेश का नाम मिल जाए, ठीक है। तो इससे ना ये पता चल जाएगा आपको देखते ही कि भाई ये तो सबसे नीचे था, तो ये टॉप 10 में तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। इस आधार पर आप एलिमिनेट कर पाओगे, ठीक है। चलो ठीक है, देखिए महाराष्ट्र को सबसे स्वच्छ राज्य का पुरस्कार, ये देखो सबसे स्वच्छ राज्य का पुरस्कार महाराष्ट्र को मिला है। यहाँ 89.24% जो घर हैं वो कचरा संग्रहण और 67.76% जो है स्रोत पृथक्करण से हैं। चलो ठीक है, इतना दिमाग में रखो कि महाराष्ट्र को सबसे स्वच्छ राज्य का जो है दर्जा दिया गया है, ठीक है। स्वच्छता कर्मचारियों के लिए सर्वोत्तम सुरक्षा मानकों वाले शहर के लिए चंडीगढ़ को सफाई मित्र सुरक्षित शहर पुरस्कार मिला है। देखो, सबसे स्वच्छ राज्य पुरस्कार मिला है महाराष्ट्र को और सफाई मित्र सुरक्षित पुरस्कार मिला है चंडीगढ़ को। ये दोनों पुरस्कार याद रखने। वाराणसी को सबसे स्वच्छ गंगा शहर का सम्मान मिला है, ये हमने देखा ही है। और मुक्त स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल के तहत नोएडा को 5 स्टार शहर के रूप में सम्मानित किया गया है। तो उत्तर प्रदेश के किस राज्य को 5 स्टार शहर के रूप में सम्मानित किया गया है? नोएडा को। चलो ठीक है, इतनी बात समझ में आई, आगे बढ़ते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 के लिए स्वच्छ भारत मिशन के गीत का विमोचन किया गया है, जिसका शीर्षक नया संकल्प है, नया प्रकल्प है। गाना सुनना चाहो तो सुन लेना इसको, ठीक है। इसे आवाज़ प्रसिद्ध गायक कैलाश खेर ने दी है, ठीक है। एक बार डाल के यूट्यूब पर सुन लेना, इसको मालूम पड़ जाएगा। अगला है कि भारत का पहला एक्सरे पोलरीमीटर उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ है। एक्सरे पोलरीमीटर जो है उपग्रह है वो सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ है। इसमें बताया है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने 1 जनवरी 2024 को अपना पहला एक्सरे पोलरीमीटर उपग्रह एक्सपोसैट को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। अभी हमने बताया ही था कि एक्सपोसैट होता क्या है, जो बाहर के खगोल पिंड हैं उनको ऑब्जर्व करेगा, वो क्या है, वो होता है एक्सपोसैट, ठीक है, जो ब्लैक होल जैसी खगोलीय रचनाओं के बारे में कई जानकारियाँ उपलब्ध कराएगा, ठीक है। चलो ठीक है, आगे आते हैं। अगला कि इसरो के अत्यंत विश्वसनीय ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण वाहन PSLV C58, क्या है, PSLV C58 द्वारा पहले लॉन्च पैड से उड़ान भरने के बाद प्राथमिक एक्सरे पोलरीमीटर उपग्रह एक्सपोसैट को पृथ्वी से 650 किलोमीटर निचली कक्षा में स्थापित किया गया है। चलो ठीक है, ये कुछ ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, ये याद रखना बस कि C58 से लॉन्च किया गया है और एक्सपोसैट को C58 से लॉन्च किया गया है, बस ये याद रखना, ठीक है। और इनसैट 3DS को जो है वो GSLV F14 से लॉन्च किया गया है, ये दिमाग में रखना। ये दिया रखा है कि भारत संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद हमारी आकाशगंगा में ब्लैक होल और न्यूट्रॉन तारों की अध्ययन करने के लिए विशेष खगोल विज्ञान वेधशाला वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया है, ठीक है, दूसरा देश बन गया है US के बाद में। प्रक्षेपण वाहन PSLV की ये 60वीं सफल उड़ान थी, ठीक। मैंने बताया था कि PSLV पर जो है बहुत ही ज़्यादा भरोसा है, क्योंकि वो उसकी सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा है। अगला है वेटलैंड को लेकर के, ठीक है, ये है वेटलैंड को लेकर के, यानी कि आर्द्रभूमि सिटी प्रमाणन। तो देखो, जनवरी 2024 के दौरान केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वेटलैंड सिटी प्रमाणन योजना हेतु भारत के 3 शहरों के लिए नामांकन प्रस्तुत किए गए, जिनमें मध्य प्रदेश का इंदौर, भोपाल शहर तथा राजस्थान का उदयपुर। अब देखो, ये जो वेटलैंड आर्द्रभूमि सिटी प्रमाणन पता है किसे दिया जाता है? इसके तहत उन शहरों को दिया जाता है जिन्होंने अपनी वेटलैंड को, यानी कि जिन्होंने अपनी आर्द्रभूमि को संरक्षित करने के लिए विशेष प्रयास किए हैं। दोबारा समझ लो, देखो ऐसे शहर जिन्होंने अपने जो आर्द्रभूमियाँ हैं यानी वेटलैंड हैं उनको संरक्षित करने के लिए अगर विशेष प्रयास किए हैं, अच्छा परफॉर्म किया है,
तो ऐसे शहरों को वेटलैंड सिटी प्रमाणन दिया जाता है। ठीक है, ठीक है। किस किस को दिया गया है? ये हैं भोपाल के दो शहर, सॉरी मध्य प्रदेश के दो शहर हैं, एक है इंदौर और दूसरा है भोपाल, और एक है राजस्थान का शहर जिसका नाम है उदयपुर। ठीक है, ये 3 शहरों को आप जो है याद रखिएगा। अगला है कि जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही अमृत धरोहर पहल रामसर साइटों के संरक्षण मूल्यों को बढ़ावा देते हुए वेटलैंड सिटी प्रमाण लक्ष्यों के अनुरूप है। चलो ठीक है, यह एक स्वैच्छिक मान्यता प्रणाली है जिसे रामसर कन्वेंशन द्वारा कोप 12 सम्मेलन के दौरान उन शहरों को मान्यता देने के लिए स्थापित किया गया था जिन्होंने अपने शहरी आर्द्रभूमि की सुरक्षा के लिए असाधारण कदम उठाए हैं। चलो ठीक है, ठीक है, चलो ये तो बात समझ गए, बट ये इसमें से नहीं आएगा, आएगा तो यही आएगा किस शहर को दिया गया है। बाकी रामसर कन्वेंशन के बारे में हमने कल भी बताया था, आपको पता होना चाहिए 1971 में हुआ था। भारत इस पर जो है हस्ताक्षर करता देश है, और ये रामसर जो है वो ईरान का एक शहर है जहाँ पर ये इस तरह का जहाँ पर ये पहला आयोजन किया गया था, और ये आर्द्रभूमियों के संरक्षण के लिए है। ठीक है, बस इतनी सी बात पता होनी चाहिए। इस पहल का उद्देश्य शहरी क्षेत्र के आर्द्रभूमि के संरक्षण तथा इसके उपाय को बढ़ावा देना है। चलो ठीक है, इंदौर शहर की बात करें, अब ये 3 शहर जो हैं भाई, इंदौर, भोपाल और जो है आपका इंदौर, भोपाल और उदयपुर, इन तीनों शहरों के बारे में जानकारी दी गई है, उसको एक बार देख लो। देखो, इंदौर शहर की बात करें तो यह होलकर राजवंश द्वारा स्थापित किया गया था और भारत का सबसे स्वच्छ शहर है। इस शहर में सीरपुर झील आर्द्रभूमि स्थल स्थित है। ठीक है, अब देखो, इन शहरों ने अपनी आर्द्रभूमियों को संरक्षित करने के लिए विशेष प्रयास किए हैं, तो क्यों ना हमें हल्का सा पता होना चाहिए कि इन शहरों में कौन सी आर्द्रभूमि है। तो सीरपुर झील अगर पूछा जाए कहाँ है, तो ये मध्य प्रदेश के इंदौर में है। ठीक है, और इसमें इसको जो है विशेष संरक्षण दिया गया है, इसीलिए इनको जो है ये जो प्रमाणन मिला है। ठीक है, तो सीरपुर झील कहाँ पर है? इंदौर में है, मध्य प्रदेश में। भोपाल में आ जाओ तो भोज आर्द्रभूमि है, ये भी मध्य प्रदेश में है, लेकिन ये कहाँ पर है? भोपाल में। ठीक है, इस तरीके से आएगा। ठीक है, ये अगर प्रश्न बनाएगा तो ये इस तरीके से पूछ सकता है कि सीरपुर झील किस राज्य में, मतलब हो सकता है कि आपको झीलों का क्रम दे दिया जाए, इधर राज्यों का क्रम दे दिया जाए। ठीक है, शहरों का क्रम भी मिल सकता है, तो शहरों का क्रम आया तो हल्का सा तुम जो है हो सकते हो कन्फ्यूज हो जाओ। ठीक है, तो हल्का सा याद रखना, इंदौर में सीरपुर, भोपाल में भोज आर्द्रभूमि। उदयपुर शहर में आ जाएं तो इसमें 5 आर्द्रभूमियाँ हैं मुख्य तौर पर। एक है पिछोला, दूसरा है फतेह सागर, तीसरा है रंग सागर, फिर है स्वरूप सागर और फिर है दूध तलाई। अब देखो, अब ये इंपॉर्टेंट हुआ या नहीं हुआ, आपको याद रखना है। इंदौर में सीरपुर, भोपाल में भोज आर्द्रभूमि, उदयपुर में 5 हैं, पिछोला आर्द्रभूमि, फतेहपुर सागर आर्द्रभूमि, रंग सागर, स्वरूप सागर और दूध तलाई। ठीक है, अगर आ जाए कि दूध तलाई झील किस राज्य में स्थित है, तो कहाँ पर है? उदयपुर में है, यानी कि ये राजस्थान में है। ठीक है, तो याद रखना, इस तरीके से प्रश्न आ जाते हैं। ठीक है, चलो आगे आ जाए। अब आर्द्रभूमि के बारे में ये पता ही होगा, इसमें आगे बताया है कि भूभाग होता है जहाँ पारतंत्र का बड़ा हिस्सा स्थायी रूप से या प्रतिवर्ष किसी मौसम में जल से संतृप्त रहता है, यानी जल भरा रहता है, जहाँ पर उसे आर्द्रभूमि कहते हैं। ठीक है, झीलों पर नॉर्मली ऐसा होता ही है, आपको पता ही है। अगला है कि पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना के लिए त्रिपक्षीय समझौता हुआ है। चलो, ये भी 3 पक्षों को आपको दिमाग में रखना है कि पार्वती काली सिंध, ये क्या है? पार्वती है नदी, काली सिंध है नदी और चंबल है नदी। अब आपको क्या करना है, इन तीनों नदियों को सही से देख लेना, अच्छे से पीएचडी कर लेनी है इन तीनों नदियों पर कि कौन सी किसकी सहायक है और इनकी सहायक कौन सी है। ठीक है, अच्छे से कंप्लीट कर लेना है, उद्गम से लेकर इनका जो मुहाना है वो सब कुछ याद कर लेना है। ठीक, क्योंकि यहीं से तुम्हें प्रश्न मिल जाएगा। ठीक है, यहीं से तुम्हें हो सकता है कि प्रश्न यहाँ से ना आए, प्रश्न आए साउथ की किसी नदी से, लेकिन उसमें इनकी किसी सहायक नदी का या फिर इनका जहाँ मुहाना है, मुहाना तो नहीं आएगा, इनकी सहायक नदी का जो है जुड़ाव आ जाएगा कि ये नदी भी है, लेकिन उसको आपको एलिमिनेट करना होगा। ठीक है, इस तरीके से प्रश्न आते हैं। देख लो एक बार कि 28 जनवरी 2024 को मध्य प्रदेश, राजस्थान और केंद्र सरकार, ये जो त्रिपक्षीय समझौता हुआ है वो किन किन राज्यों, कौन कौन से राज्य उसमें इन्वॉल्व हैं? एक है मध्य प्रदेश और दूसरा है राजस्थान। ठीक है, और केंद्र सरकार तीसरा पक्ष है, के बीच 75,000 करोड़ रुपए की संशोधित पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना जो है उस पर समझौता हुआ है। ठीक है, ये बात कंप्लीट हुई। अब इसमें से याद करने वाला पॉइंट कौन सा है? ये, इस समझौते से मध्य प्रदेश और राजस्थान के 26 जिलों के 5,80,000 से अधिक हेक्टेयर भूमि की सिंचाई और 30 से 40 साल तक लाखों लोगों को पीने का जो पानी है उसकी सुविधा मिल सकेगी। इस योजना पर खर्च होने वाली राशि का 90% जो है केंद्र सरकार वहन करेगी और 10% दोनों राज्य सरकार मिलकर के वहन करेंगी। ये पॉइंट याद रखना है कि इस योजना के अंतर्गत हैं 3 पक्ष, मध्य प्रदेश, राजस्थान और केंद्र सरकार, लेकिन केंद्र सरकार इसमें जो लागत है उसका 90% जो है वहन करेगी और वहीं दोनों राज्य मिलकर के केवल 10% वहन करेंगे, यानी कि 5-5%। ठीक है,
परियोजना से पूर्व, हो सकता है इनके बीच में रेशियो में भी कोई अंतर हो, परियोजना से पूर्व राजस्थान के, लेकिन इसमें दिया नहीं गया है, ठीक है। परियोजना से पूर्व राजस्थान के 13 जिलों झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, ये सब दिए हुए हैं, एवं इतने में पेयजल उपलब्ध होगा। ये मुझे नहीं लगता कि इतने महत्वपूर्ण हैं, तो इन जिलों को आप छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप हल्का सा दिमाग में रखना कि क्या क्या है, लेकिन अगर जिलों पर हल्की सी नज़र मार लोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक। ये तो याद ही रखो कि कौन सा जिला है, राजस्थान से संबंधित है इनमें ये जिला, ठीक है, ये दिमाग में रखो। बाकी मध्य प्रदेश के जिले भी बताए गए हैं, शिवपुरी, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, इंदौर, देवास, ये सब, ठीक है। औद्योगिक जरूरतों को पूरा करेगा। इस परियोजना के तहत 7 बांध बनाए जाएंगे, ये पॉइंट और याद रखना है। इस परियोजना के अंतर्गत जो है 7 बांध बनाए जाएंगे, ठीक है। चलो अगला क्या है, अगला है पेंच टाइगर रिजर्व, भारत का पहला डार्क स्काई पार्क बना दिया गया है। पेंच टाइगर रिजर्व जो है भारत का पहला डार्क स्काई पार्क बना है। पेंच टाइगर रिजर्व के बारे में पता ही होगा, जो है ये महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश और ये है महाराष्ट्र, तो इन दोनों के बीच में स्थित है, ठीक है। अब देखो, महाराष्ट्र में पेंच टाइगर रिजर्व पीटीआर भारत का पहला और एशिया में 5वां डार्क स्काई पार्क बन गया है। इसका उद्घाटन जनवरी 2024 में किया गया है। भारत के प्रमुख टाइगर रिजर्व में से एक पेंच टाइगर रिजर्व 2 राज्यों महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में स्थित है। चलो ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। अगला कह रहा है कि पेंच टाइगर रिजर्व में एक रात्रि वेधशाला स्थापित की गई है और यहाँ बाघोली निकट, ये सब चलो ठीक है। ये देखो डार्क स्काई पार्क, ये इंपॉर्टेंट है। एक ऐसा क्षेत्र है जो आमतौर पर किसी पार्क या वेधशाला के आसपास होता है। यह कृत्रिम प्रकाश, जो आर्टिफिशियल प्रकाश होता है ना, कृत्रिम प्रकाश प्रदूषण को सीमित करता है, यानी यहाँ पर आर्टिफिशियल लाइट वगैरह नहीं जलाई जाएंगी, ठीक है। वो होता है डार्क स्काई पार्क। अब भारत का पहला डार्क स्काई संरक्षित क्षेत्र जो है वो हानले है, ठीक है। हानले में स्थित भारतीय खगोलीय वेधशाला है, यानी इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल जो है, इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है, ये इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी यानी कि भारतीय खगोलीय वेधशाला IAO, ठीक। ये कहाँ पर है, हानले कहाँ पर है, लद्दाख में, ये आपको पता होना चाहिए। हानले कहाँ पर है, लद्दाख में। ये पहला है डार्क स्काई संरक्षित क्षेत्र, लेकिन पहला नेशनल पार्क की बात करी जाए तो वो पेंच है, ठीक, ये याद रखना, ठीक। आगे बढ़ें, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है कि IUCN द्वारा पहली बार हिमालयन वुल्फ का मूल्यांकन, हिमालयन वुल्फ यानी कि हिमालयन भेड़िया, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें यह है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी कि IUCN की रेड लिस्ट के तहत पहली बार हिमालयन वुल्फ का मूल्यांकन किया गया है और इसे असुरक्षित यानी कि वल्नरेबल की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। ये रहने देना, इसको मत याद रखना, इसको याद रखना, वल्नरेबल, ठीक है। इस श्रेणी के लिए इसका मूल्यांकन 27 जून 2023 को किया गया। चलो ठीक है। अब देखो इसमें ना थोड़ा सा आपको याद रखना है, ये IUCN के बारे में तो पता ही होना चाहिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। IUCN की पहली बात तो फुल फॉर्म पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है। एक तो ये पता होना चाहिए, दूसरा क्या पता होना चाहिए, दूसरा ये पता होना चाहिए कि जो IUCN है इसकी स्थापना की गई थी 1948 में, जो कि कई लोगों को पता होगा, ठीक है। बहुत सारे लोगों को इसके पता होगा, लेकिन इसकी ना आपको डेट नहीं पता होगी, वो भी याद रखना कि इसकी जो डेट थी वो थी 5 अक्टूबर, ठीक है। 5 अक्टूबर 1948 को IUCN की स्थापना की गई थी। चलो ठीक है। अब एक और पॉइंट है इसके बारे में, वो शायद आपको नहीं पता होगा, इंपॉर्टेंट है पॉइंट। वो क्या कि इसकी जो इंडिया में ऑफिस खोली गई थी IUCN की, वो 2007 में खोली गई थी, ठीक है। 2007 में खोली गई थी। कहाँ खोली गई थी, तो वो खोली गई थी न्यू दिल्ली में, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद नहीं रहेगा, याद नहीं होगा अभी शायद, तो इसको याद कर लेना, ठीक है। इसकी स्थापना 1948 में 5 अक्टूबर को, लेकिन इसकी भारत में जो एक जो मतलब कह सकते हैं ब्रांच खोली गई वो 2007 में खोली गई, नई दिल्ली में खोली गई, ठीक है। इतनी बात याद रखना। अब क्या याद रखना है, चलो एक और बात याद रखना है कि इसने ना अपनी एक लिस्ट जारी करता है जिसको बोलते हैं रेड डाटा लिस्ट। देखो ये लिखा है रेड लिस्ट, ठीक है। तो रेड लिस्ट जो जारी करता है ये, वो रेड लिस्ट, अब उसमें क्या क्या है वो बताते हैं, लेकिन रेड लिस्ट जारी करना इसने कब से शुरू किया था, वो किया था 1964 से। अब देखो, अब आपको पॉइंट ये तीनों याद रखने हैं कि पहली बार तो ये 5 अक्टूबर 1948 को स्थापना हुई, 2007 में नई दिल्ली में इसने जो है भारत में पहली अपनी ब्रांच खोली, और इसने जो रेड लिस्ट की जो सूची जारी करता है वो 1964 या 1964 से सूची जारी करना शुरू किया था। ये 3 फैक्ट याद रखोगे।
चलो, अब जो रेड सूची जो जारी करता है ना, उसमें पता ही होगा कि वल्नरेबल, एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एक्सटिंक्ट, ये सब लिस्ट जारी करता है कि कोई जीव है वो वल्नरेबल है यानी कि असुरक्षित है, या एंडेंजर्ड है यानी कि हो सकता है वो थोड़ी सी खतरे में आ गया है, और फिर क्रिटिकली एंडेंजर्ड या फिर बहुत ज़्यादा ही खतरे में आ गया है, या फिर एक्सटिंक्ट यानी कि खतरे में इतना आया था कि विलुप्त ही हो गया है। इस तरह से वो जीवों को वर्गीकृत करता है ये IUCN, ठीक है। यूपीएससी में कई बार प्रश्न ऐसे आता है कोई जीव को लेकर के कि ये जो जीव है वो किस श्रेणी के अंतर्गत मतलब रखा गया है IUCN के द्वारा, लेकिन PCS में इस तरह के प्रश्न नहीं आते हैं। PCS में ये जो 3 फैक्ट बताएं वो दिमाग में रखना, ठीक है। लेकिन फिर भी हल्का सा अगर कोई ज़्यादा ही अगर किसी पर चर्चा चले तो उसकी आप श्रेणी भी याद कर सकते हैं, ठीक है। चलो, हिमालयन वुल्फ जो है कैनिस ल्यूपस चांको इसका वैज्ञानिक नाम है, हिमालय में पाया जाने वाला एक प्रमुख ल्यूपिन शिकारी है। आकार के आधार पर इसकी अनुमानित जो है इतने से इतने के मध्य, नहीं महत्वपूर्ण नहीं है इतनी, ठीक है। जो अनुमानित, हाँ, इनकी जो है बताया 2275 से 3792 के मध्य है। इसे तिब्बती भेड़िया भी कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना। इसको तिब्बती भेड़िया भी कहा जाता है, जो 4000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर रहते हैं। ये आनुवांशिक रूप से भूरे भेड़ियाओं से भिन्न होते हैं। चलो ठीक है। उत्तर भारत में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और पूर्वोत्तर हिमालय प्रदेश के लाहौल और स्पीति क्षेत्र में पाए जाते हैं। चलो ठीक है, देख लेना, हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक है, हल्का सा। चलो, इसके अलावा क्या देखना है, हाँ बस एक है ये, प्रधानमंत्री मोदी ने तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी है। क्या है नाम इसका? तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट, ठीक है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 3 फरवरी 2024 को उड़ीसा के संबलपुर में, ये याद रखना है, उड़ीसा के जो है संबलपुर में नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड के 3x800 यानी 800 के 3 जो है मेगावाट के सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट की जो है आधारशिला रखी है, ठीक है। इसको तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट नाम दिया गया है। कहाँ पर रखी गई है? उड़ीसा के संबलपुर में। अब याद रखना, तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट कहाँ है? तो वो है उड़ीसा में, ये याद रखना, ठीक है। और इसके अलावा जो थर्मल पावर प्रोजेक्ट हैं भारत के अलग अलग क्षेत्रों में, उनके भी हल्की सी लिस्ट देख लेना कौन सा कहाँ है, ठीक है। कह रहा है कि तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो है परियोजना 27,000 करोड़ से अधिक की लागत से निर्मित है। चलो ठीक है, ये देख लो, युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करेगी, ठीक है। अब अगला कह रहा है कि यह थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो है प्लांट उच्च दक्षता, कम कार्बन पदचिह्न और प्रभावशाली 10% जो है पर्यावरण अनुकूल बायोमास से फायरिंग पहल सुनिश्चित करेगा, ठीक है। इतना कुछ महत्वपूर्ण है नहीं, बस ये याद रखना है कि 2400 मेगावाट क्षमता की है। कितनी? 2400 मेगावाट क्षमता की 3 प्लांट लगाए गए हैं, ये याद रखना, ठीक है। और बाद में इसमें बताया गया है कि 800 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के साथ ही अतिरिक्त 800 मेगावाट की योजना का भी बनाने का जो है उसमें प्रावधान किया गया है। बिजली खरीद समझौते ने पहले ही उड़ीसा को 800 मेगावाट, तमिलनाडु को 1500 मेगावाट, केरल को 400 मेगावाट और पुडुचेरी को 100, नहीं इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है नहीं, ठीक है, इसको छोड़ देना, इसको, ये कुछ महत्वपूर्ण है नहीं। हाँ, ये इस परियोजना की पहली 800 मेगावाट की जो यूनिट है वो 52 महीने में चालू होने की संभावना है, ये भी इतना महत्वपूर्ण नहीं है। जो पॉइंट थे वो ऊपर वाले थे, ठीक है, उसकी टोटल क्षमता और किसने उद्घाटन किया और किस क्षेत्र में है, ठीक है, उसका नाम। अगला है कि महाराष्ट्र के सांगली जिले में नए अटपाड़ी संरक्षण रिजर्व की घोषणा, ये याद रखना है। अटपाड़ी संरक्षण रिजर्व किस क्षेत्र में है? महाराष्ट्र राज्य में है और सांगली जिले में है, ठीक है। अटपाड़ी संरक्षण रिजर्व कहाँ पर है? सांगली जिले में है और महाराष्ट्र में, ठीक। देखो, महाराष्ट्र सरकार ने जनवरी 2024 में सांगली जिले के अटपाड़ी क्षेत्र में एक नए संरक्षण रिजर्व की स्थापना की घोषणा की है, जिसका नाम अटपाड़ी संरक्षण रिजर्व है, ठीक है। यह महत्वपूर्ण विकास क्षेत्र में वन्य जीवन और जैव विविधता के संरक्षण की दिशा में एक कदम है। चलो ठीक है, इतनी सी बात आई समझ में। इसमें से क्या याद रखना है? अटपाड़ी संरक्षण रिजर्व सांगली जिले की वन भूमि में स्थित है, एक महत्वपूर्ण पारिस्थितिक पुल बनाता है, ठीक है, जो पश्चिम में मैनी संरक्षण क्षेत्र को उत्तर पूर्व में मालधोक पक्षी अभ्यारण्य से जोड़ता है। ये जो पुल वाली बात है ना, ये बस इतनी सी बात है कि ये वाला जो संरक्षित क्षेत्र है ये, और ये वाला जो संरक्षित क्षेत्र है ये, इन दोनों के मध्य ये एक बफर जोन जैसा होगा, जो कि अगर इसके जीव यहाँ जाना चाहते हैं तो इस क्षेत्र के माध्यम से आसानी से जा सकते हैं, ठीक है। यानी इन दोनों को जोड़ने वाला क्षेत्र है ये। जैव विविधता प्रकार की वनस्पतियों जीवों की मेजबानी करता है। चलो ठीक है, ये 36 प्रजातियाँ, इतनी बूटियाँ नहीं, इतना महत्वपूर्ण नहीं है ये। जी हाँ, ये रिजर्व, यह जो रिजर्व है वो एक महत्वपूर्ण क्षेत्र में फैला हुआ है और एक समृद्ध पारिस्थितिक टेपेस्ट्री की विशेषता जो महाराष्ट्र के समग्र पर्यावरणीय स्वास्थ्य और जैव विविधता में योगदान है, ठीक है। महत्वपूर्ण बस यही याद रखना आपको हल्का सा कि भारत का जो है ये
कहाँ पर है ये, हाँ, महाराष्ट्र के सांगली जिले में स्थापित किया गया है, मतलब जो है घोषणा की गई है इसको। और अटपाड़ी संरक्षण रिजर्व है, और ये जो है महाराष्ट्र में है, बस इतना दिमाग में रखना है, ठीक है। और एक ये भी रखना हल्का सा कि मैनी संरक्षण क्षेत्र और मालधोक पक्षी अभ्यारण्य के बीच ये जो है बफर जोन जैसा व्यवहार करेगा। चलो इतनी सी बात आपको दिमाग में रखनी है। अगला पॉइंट है अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा, स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस, ठीक है। क्या है? स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस। देखो जितनी भी स्टैचू हैं हम उनके बारे में अभी तो नहीं कर सकते, लेकिन आपको पता है हम इससे पहले कई क्लासेज में बता चुके हैं उनकी, और साथ ही टेलीग्राम ग्रुप में भी लिस्ट लगी हुई है कि कौन सी स्टैचू कहाँ पर है, ठीक है। तो वो आपको याद होनी चाहिए स्टैचू, ठीक है, मिलान करने को आ सकता है। तो कह रहा है कि स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस का उद्घाटन किया गया है, जो कि सबसे ऊंची है। तो है कहाँ पर? देखो आंध्र प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने विजयवाड़ा के स्वराज मैदान में 19 जनवरी 2024 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 206 फीट ऊंची कांसे की जो प्रतिमा है उसका उद्घाटन किया है। इसे सामाजिक न्याय की सबसे बड़ी मूर्ति बताया गया है। अब है कौन सी जगह? तो याद रखो ये है आंध्र प्रदेश। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ पर है? जी हाँ, उत्तर है आंध्र प्रदेश, ठीक है। चलो आंध्र प्रदेश के कहाँ? विजयवाड़ा में। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में इस स्टैचू का जो है उद्घाटन किया गया है, जिसको स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस कहा गया है। ये 206 फीट ऊंची है, मीटर नहीं, 206 फीट ऊंची है, ठीक है। अगला कह रहा है कि इस प्रतिमा का निर्माण पूर्णतः यानी पूरी तरह मेड इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत किया गया है, और प्रतिमा में 81 फीट का मंच है जिस पर 125 फीट ऊंची जो है प्रतिमा लगाई गई है, ठीक है। अगला कह रहा है कि कुल 18.81 एकड़ भूमि पर फैली इस प्रतिमा को बनाने का खर्च इतना है। नहीं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। ये है स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस नाम वाली इस मूर्ति का निर्माण प्रसिद्ध मूर्तिकार राम सुतार ने बनाया है, जिन्होंने सरदार पटेल की प्रतिमा का भी निर्माण किया था। ये पॉइंट याद रखना है बस, ठीक, ज़्यादा नहीं याद रखना, बस जो बताएं वही याद रखना है। अगला है कि भारत का पहला ग्राफीन केंद्र। देखो भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भारत के पहले ग्राफीन केंद्र यानी कि इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन की केरल के त्रिशूर में स्थापित करने की घोषणा की है। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो केवल यही पॉइंट है कि हाल ही में भारत में पहला ग्राफीन केंद्र किस राज्य में खोला गया है, तो वो कौन सा है? केरल। अगर कोई क्षेत्र पूछ लिया जाए, कोई देश, कोई मतलब शहर पूछ लिया जाए, तो वो कौन सा है? त्रिशूर, ठीक है। केरल के त्रिशूर में खोला गया है, केरल के तिरुवनंतपुरम में नहीं। इस तरीके से आ जाता है कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए। केरल के त्रिशूर में खोला गया भारत का पहला ग्राफीन केंद्र। ये पॉइंट आपको याद रखना है, यही है सबसे इंपॉर्टेंट। अब ग्राफीन सेंटर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार और केरल सरकार द्वारा टाटा स्टील लिमिटेड के साथ ग्राफीन अनुसंधान एवं विकास उत्पाद नवाचार और क्षमता निर्माण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्थापित किया जा रहा है। बिल्कुल बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से ही जो है स्थापित किया जाएगा। त्रिशूर के डिजिटल यूनिवर्सिटी केरल DUK में स्थापित इस केंद्र पर सरकार द्वारा जो है 86.41 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसकी ये राशि याद रखिएगा, ठीक है, ये राशि याद रखना, ठीक, कि जो ग्राफीन सेंटर है, ग्राफीन केंद्र है, उसको बनाने के लिए जो है कितने पैसे आवंटित किए गए, तो 86.41 करोड़ रुपए, ठीक है। वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए, चलो ठीक है। ग्राफीन दुनिया में सबसे पहला पदार्थ है जो एक परमाणु परत के रूप में पाया जाता है, जो एक कार्बन का अपरूप है, ये याद रखना, ठीक है। हीरा भी कार्बन का अपरूप है, ग्राफीन भी कार्बन का ही अपरूप है, और ये विद्युत का अच्छा चालक है, ठीक है, ये भी याद रखना। जो ग्राफीन है विद्युत का अच्छा चालक होता है और कार्बन का अपरूप होता है। इसके अलावा केरल में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन इंटेलिजेंट इंटरनेट ऑफ थिंग्स सेंसर की भी शुरुआत की गई है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस देखो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन इंटेलिजेंट इंटरनेट ऑफ थिंग्स सेंसर की भी शुरुआत की गई है। इस सेंटर का उद्देश्य इंटरनेट रिसर्च आदि क्षेत्रों में इनोवेशन को बढ़ावा देना है। चलो ठीक है, ये दिमाग में रखना हल्का सा। अगला है कि भारत और इटली के बीच प्रवासन और आवाजाही समझौते को कैबिनेट की मंजूरी मिली है। इसमें से भी केवल ये पॉइंट याद करने वाला है कि हाल ही में किस देश के साथ भारत ने प्रवासन और आवाजाही समझौते को मंजूरी दी है, तो वो है कि इटली, ठीक है। वो कौन सा है? इटली, ठीक है। ये पॉइंट है इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इसमें से इंपॉर्टेंट है नहीं कि कब दी इसको मान्यता और किस काम के लिए, ये सब चीज़ें है नहीं इतनी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जो चीज़ है वो इतनी ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे क्या होगा कि इस समझौते के अध्ययन के बाद अवसरों, इंटर्नशिप, पेशेवर प्रशिक्षण तंत्रों सहित वर्तमान जो इटालियन है वो वीज़ा व्यवस्था को परमिट करता है, जो फ्लो डिक्री के तहत मौजूदा श्रम आवाजाही मार्गों के अंतर्गत भारत के लिए लाभ का आश्वासन देता है। जी हाँ, बिल्कुल, ये सब तो होते ही हैं बेस में उसके लाभ, लेकिन बस ये तुम्हें याद रखना है, ठीक है। ये सब लाभ तो वगैरह तो होंगे ही, अगर आएगा तो बस इतना दिमाग में रखना, ठीक। चलो
चलो तो लाभ तो होंगे ही, विद्यार्थियों के लिए, कुशल कारीगरों, कारोबारियों के लिए लाभ तो होंगे, ये तो मतलब सबकॉन्शियस है ही, उसका तो है ही, ठीक है, ये तो दिमाग में रहता ही है। लेकिन दिमाग में बस ये रहना चाहिए ज़्यादा कि इटली के साथ में ये समझौता किया गया है। और आज की PDF होती है ख़त्म यहीं पर। जो राष्ट्रीय घटनाक्रम थे, हम कह सकते हैं कि घटनासार के जो राष्ट्रीय घटनाक्रम है वो सारे के सारे खत्म हो चुके हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास जो शुरू होगी वो अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों से शुरू होगी। तो आज की क्लास में इतना ही, खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच, ठीक है।